A very good afternoon to all of you. Today we will start qualitative treatment of ion solvent interaction. तो अभी हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने डिबाय हकल थ्योरी को पढ़ा एंड इसके बाद इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस को हमने डिराइव किया. अब थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन को. ठीक है, क्वालिटी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा और वहाँ पर जो टर्म आपकी यूज़ होती हैं, जो हम अभी तक यूज़ भी करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट. तो ये तीन चीज़ें जो आपकी कंसंट्रेशन है, आपको पता है, वो तो सबको पता है, हम सी से डिनोट करते हैं. और जो एक्टिविटी है वो हम ए से डिनोट करते हैं, जिसको कि हम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन इज़ योर ए एंड एफ इज़, और कहीं पे आपका एफ लिखा है, कहीं पे गामा लिखा है, तो गामा इज़ योर एक्टिविटी कोफिशिएंट. तो ये आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सेकंड सैम में भी एक्टिविटी कोफिशिएंट को पढ़ा है, जिसमें कि आपको क्लियर था कि हमने जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कैसी है. तो जब तक आपको ये तीनों ही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम उन आयन सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनकी इंटरेक्शन को जो स्टडी करना है वो इन तीन चीज़ों के नाम से ही करना है. तो मैं दोबारा से डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आपको उनके जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जिसमें कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है एंड डिसोशिएट होके वो आयंस बनाता है. तो उन आयंस की उन सॉल्वेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, उसको हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं. राइट. तो सबसे पहले मैंने कहा कि इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, ए जिसको हम कहते हैं, और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही बार बार यहाँ पर डिस्कस हुआ है. जैसे कि आप यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में देख रहे हो, ए इज़ इक्वल टू गामा सी, जिसमें गामा आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सी इज़ योर कंसंट्रेशन एंड ए इज़ योर इफेक्टिव कंसंट्रेशन. तो आई वांट टू टेक एग्जांपल. जैसे कि सपोज़ मैंने एक बीकर लिया है यहाँ पे, राइट, और एक बीकर मैंने यहाँ पर लिया है. ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड हैं दोनों की तरफ से. ठीक है, और यहाँ से आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे किया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे कनेक्ट किया है हमने. तो इस कंटेनर में आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट है. तो सपोज़ इसमें मैंने 1 लीटर आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है. ठीक है, और इसमें भी मैंने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया है. सेम, जितनी क्वांटिटी ऊपर है उतनी ही क्वांटिटी नीचे है वाटर की, वो मैंने 1 लीटर लिया है इसमें. और जो फर्स्ट है सपोज़, उसमें मैं NaCl ऐड करती हूँ. दोनों में ही हम NaCl ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें भी NaCl है, इसमें भी NaCl है. तो जो फिगर 1 है, फिगर 1 में भी आपका H2O एंड NaCl है, और दूसरे में भी H2O एंड NaCl है, बट हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को डिफरेंट ले रहे हैं. राइट. सपोज़ मैंने यहाँ पर जो NaCl डाला है, वो NaCl मैंने 0.001 आपका मोलर डाला है, जबकि इसमें मैंने 2 मोलर ऐड किया है. ठीक है, फर्स्ट फिगर में हमारे पास 1 लीटर वाटर में हमने 0.1001 मोलर हमने ऐड किया है, और फिगर 2 में मैंने 2 मोल आपका ऐड किया है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेम है. तो इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए, तो मोल में दिया है, तो मोलारिटी इसकी आएगी. तो मोलारिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होती है. तो हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका जो बीकर है, तो फर्स्ट बीकर में जो हमारी कंसंट्रेशन बनती है, ठीक है, हमारे पास एक फर्स्ट बीकर था, जिसमें कि हमारे पास सॉल्यूट था
0.001 और प्लस 1 लीटर ऑफ वो वाटर में था। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बन गई? तो 1 लीटर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन है डायरेक्टली, तो इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर ही बन गई। और जो दूसरा हमारा जो कंटेनर था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 थे और वाटर आपका 1 लीटर ही था, तो ये बन गया, आपकी कंसंट्रेशन बन गई 2 मोलर। राइट, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने मोल में ली है और आपको पता है मोलालिटी इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है, सॉरी। तो ये हमारी जो कंसंट्रेशन बन गई, सेकेंड में बन गई 2 मोलर और फर्स्ट में बन गई आपकी 0.01 मोलर। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों की कंसंट्रेशन को, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट बीकर जो है हमारा डाइल्यूट है, 0.001 मोलर है इसकी कंसंट्रेशन, बहुत कम है, जबकि यहाँ पर 2 मोलर है। ठीक है, इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो सेकंड जो आपका बीकर था उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो फर्स्ट है आपका वो बहुत डाइल्यूट है। तो मीन्स कि जो अगर हम डायग्राम बनाना चाहें फर्स्ट के लिए, जो कि जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर है, तो इसका मतलब वो बहुत डाइल्यूट है और उसमें जो कैटायन और एनायन होंगे वो दूर दूर होंगे, इस तरह से होंगे प्रेजेंट। ठीक है, जबकि दूसरा जो बीकर था जिसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है, इसमें जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉजिटिव होंगे वो पास पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से बना सकते हैं, जबकि फर्स्ट में आपके बहुत दूर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो फर्स्ट में आपके जो आयंस हैं वो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनके आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि ये दूर हैं। फर्स्ट बीकर में हमारे पास आयंस बहुत ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत दूर दूर हैं, तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। राइट, तो इसमें से हमारे जितने भी आयंस हैं वो दे ऑल आर एक्टिव फॉर द मोमेंट। ठीक है, सारे ही मूव कर पा रहे हैं। तो अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ आयंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इनकी मोमेंट, तो इट में सारे ही इसमें कर रहे हैं, और दूसरे में हम देख रहे हैं कि इसमें से आयंस तो बहुत हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत हैं, पर ये सारे मूव नहीं कर पाते हैं जितने कि ये सारे फर्स्ट में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पास हैं। पास होने की वजह से वहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी इनके बीच में। यहाँ तो ये दूर थे, तो ये बहुत दूर थे, प्लस को माइनस नहीं दिख रहा था कहाँ, तो ये सीधा जो इसके साथ इलेक्ट्रोड लगे थे प्लस माइनस की तरफ चला जाता है, माइनस प्लस की तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रोड के साथ, और वो आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। बट मैंने कहा कि सेकंड केस में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, प्लस माइनस के साथ अट्रैक्ट करेगा। जब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा तो ये इजीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ आयंस होंगे जो कि फ्रीली मूव करेंगे, बट कुछ आयंस जो होंगे वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एंड देर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है, तो इसमें मैं मानती हूँ कि जो आपके मूव कर रहे हैं, राइट, जितने भी इसमें आयंस मूव कर रहे हैं वो सारे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन थी हमारी, कंसंट्रेशन थी 0.01 मोलर थी हमारी कंसंट्रेशन फर्स्ट की। और मैं अगर एक्टिविटी की बात करूँ तो इसकी एक्टिविटी भी 0.01 मोलर मैंने ले ली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बीकर में सारे ही मूव कर पा रहे हैं, मीन्स कि सारे ही आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मोमेंट, तो इट मीन्स कि एक्टिविटी भी उतनी ही आएगी। ठीक है, एक्टिविटी क्या हो गई? इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन, बहुत सारे आयंस हैं, पर सारे मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो मूव नहीं कर पा रहे हैं दे आर नॉट इफेक्टिव, बट जो मूव कर रहे हैं दे आर इफेक्टिव। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये सारी ही कंसंट्रेशन इफेक्टिव हो गई, क्योंकि सारे ही इतने जितने आयंस थे, 100 आयंस थे, 100 ही आयन सपोज मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि 100 में से 100 ही आयन अगर मूव कर रहे हैं, मीन्स कि एक्टिविटी भी उतनी ही आएगी जितनी कि उसकी कंसंट्रेशन थी।
राइट। इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन ये हो गई कि जो जिसमें कि सारे ही आपके जिस जो 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 उस कंसंट्रेशन को हम कंसिडर करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर करंट। तो फर्स्ट में तो एक्टिविटी इतनी ही आ गई, मतलब 100% हो गई इसमें। ठीक है, फर्स्ट में आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो 0.001 थी और एक्टिविटी भी इसकी 0.001 है, मीन्स यहाँ पर A इज़ इक्वल टू C है, राइट। अगर हम दूसरे की बात करें तो मैंने दूसरे वाले केस में क्या कहा कि दूसरे वाले केस में कंसंट्रेशन है 2 मोलर। यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो 2 मोलर नहीं है, यहाँ पर C और A दोनों बराबर हैं, पर यहाँ पर एक्टिविटी सेकंड केस में 2 मोलर है अगर कंसंट्रेशन, तो एक्टिविटी 2 मोलर नहीं है। सपोज़ दैट कि इस केस में भी सपोज़ आपकी जो एक्टिविटी हमने देखी तो वो मेज़र करी हमने तो वो 0.01 आई। ठीक है, तो 0.01 आई, इट मीन्स कि वो तो उस कंसंट्रेशन से कम आई। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिविटी है इट इज़ लेस देन C है, राइट। तो इट मीन्स कि जितने यहाँ पर आयंस प्रेजेंट थे वो सारे ही मूव नहीं कर पा रहे हैं, दे ऑल आर नॉट मूविंग, और यहाँ पर कुछ आयंस ही मूव कर पा रहे थे जिन्होंने कि 0.01 एक्टिविटी आपकी दी हुई है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो A इज़ नॉट इक्वल टू C है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कंसंट्रेशन क्या है और इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जो हमारी काम में आने वाली कंसंट्रेशन है वो हो गई इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, और ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होती है वो C होती है। अब बात आती है एक्टिविटी कॉफिशेंट की। तो एक्टिविटी कॉफिशेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका केस नंबर 2 था जिसमें कि कम आई है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो अगर 2 मोलर हमारी कंसंट्रेशन थी तो इस केस में हमारी जो एक्टिविटी आई है वो 0.001 ही आई है इंस्टेड ऑफ 2 मोलर। तो अगर हम बात करें कि 1 मोलर के लिए कितनी आई होगी तो आप इसको निकाल सकते हो। सपोज़ मैंने ये गामा ले लिया जो एक्टिविटी कॉफिशेंट है, तो गामा क्या हो गया, गामा हो गया 0.001 अपॉन 2 मोलर। तो गामा ये हम उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और इज़ इक्वल टू 0.001 जो है वो क्या है, ये है आपकी एक्टिविटी अपॉन 2 है, तो 2 क्या है आपका, ये कंसंट्रेशन है, ये है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक्टिविटी कॉफिशेंट क्या है, एक्टिविटी कॉफिशेंट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड C the concentration. Again I am repeating that your activity coefficient is equal to है effective concentration upon the concentration. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये क्या मेज़र कर रहा है, ये एक्टिविटी कॉफिशेंट ये मेज़र कर रहा है कि कितना कम हुई है आपकी एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ये हो गई आप ये इफेक्टिव कंसन, ये जो टोटल कंसंट्रेशन है, तो जितनी टोटल कंसंट्रेशन थी उसमें से कितनी आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकली है वो मेज़र कर रहा है ये एक्टिविटी कॉफिशेंट। और दूसरे वे में अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, आप कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि मतलब एक्टिविटी कॉफिशेंट वो टर्म है विच गिव द डेविएशन ऑफ द आइडियल बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स अब आप बोलो कि यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन की बात कहाँ से आई, बात यहाँ से आई क्योंकि जो आपका फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट बीकर में, तो उसमें A इज़ इक्वल टू C था। ठीक है, एक्टिविटी जो थी वो C के बराबर थी, मतलब 100% वहाँ पर काम हो रहा है, इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन थी। तो इस केस में तो यहाँ पर आपको पता है कि इस केस में जो गामा की जो वैल्यू है, गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो अभी फॉर्मूला जो लिखा वो लिखा हमने गामा इज़ इक्वल टू A अपॉन C। अगर गामा 1 हो जाता है तो ये बन जाती है A अपॉन C और A इज़ इक्वल टू C, है ना, और यही A इज़ इक्वल टू C हमारा यहाँ निकला है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक्टिविटी और इफेक्टिव कंसंट्रेशन दोनों सेम हो जाएं तो इट मीन्स यहाँ पर सारे ही एक्टिव हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, और आपको पता है कि जहाँ पर सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होती है जिस सॉल्यूशन में, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास जो एग्जांपल था वो आपका आइडियल सॉल्यूशन था।
ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इसी चीज़ को ही हमने हमने आगे डिस्कस करना है। ये जो 1 की वैल्यू जो मैं बोल रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट केस था, यहाँ पर गामा की वैल्यू जो है वो 1 है। 1 क्यों है? 1 इसीलिए है क्योंकि A इज इक्वल टू C है। ठीक है। तो गामा इक्वल टू 1 कब होता है? जब A इज इक्वल टू C होता है, मीन्स कि जब वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होती है। तो फर्स्ट में इंट्रैक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए तो वो फ्रीली मूव कर पा रहे थे, राइट। अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में आपने देखा कि वहाँ पर A नॉट इक्वल टू C था, क्योंकि वहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन थी उतनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं आ रही थी, उतनी एक्टिविटी नहीं आ रही थी, एक्टिविटी कम आ रही थी। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो गामा की वैल्यू है वो 1 नहीं होगी। ठीक है, 1 नहीं होगी, वो गामा से कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन है उससे एक्टिविटी कम ही आई है। तो अगर एक्टिविटी कम आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो गामा की वैल्यू है इट विल बी लेस देन 1। ठीक है। सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में आपका गामा इज इक्वल टू 1 आएगा। सेकेंड केस में जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इन दैट केस गामा की वैल्यू को हम 0 ले रहे हैं। 1 से कम है तो 1 से कम है मीन्स हम 0 ले रहे हैं। तो ये हमारी दो कंडीशंस बनती हैं, राइट। तो इस तरह से आपने हमें क्लियर हो गया है फर्स्ट और सेकंड से कि जैसे जैसे भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो गामा की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ करती है। ये तो आपने देख लिया। डिक्रीज़ क्यों करती है ये हमने देख लिया कि सारे आयंस जो हैं आपके वो मूव नहीं कर पाते हैं फ्रीली। ठीक है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास बहुत कम कंसंट्रेशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोड्यूसिंग करंट। तो अगर हम करंट प्रोड्यूसिंग की बात करें तो हम फर्स्ट में एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज़ जो हमने फर्स्ट था आपका, सपोज़ उसमें आपका 0.2 आपका एम्पियर करंट निकाला है और दूसरे ने भी 0.2 ही निकाला था सेकंड ने, बट दोनों की कंसंट्रेशन जबकि अलग थी, जबकि उन्होंने करंट उनका सेम पास हुआ वहाँ से। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज ही होता जाना चाहिए, राइट। हमने दो भी कर लिए। ठीक है, एक की कंसंट्रेशन थी हमारी 0.001 मोलर, दूसरे में थी 2 मोलर। अब मान लो मैं एक और भी कर लेती हूँ जिसकी मैं मान लो 6 मोलर कर देती हूँ उसकी कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर तो और ज़्यादा टाइट हो गए, है ना। यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो बहुत टाइटली हेल्ड हो गए वो। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर तो गामा की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर फर्स्ट एंड सेकेंड केस, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो सडनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका करंट पास हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल इक्वल 6 एम्पियर, बट यहाँ पर सपोज़ मैंने कहा कि 15 एम्पियर करंट इसमें पास हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट केस में 0.01 था और यहाँ पर आपका 0.2 मैंने एम्पियर करंट लिखा और इसमें भी मैंने 0.2 लिखा जबकि कंसंट्रेशन 2 थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो जो इसकी कंसंट्रेशन है उससे कहीं ज़्यादा इसमें करंट पास हुआ है और यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो वो रीज़न, वो एक्सेप्शन केस क्या था? तो वो ये था कि फर्स्ट केस में डाइल्यूट है सॉल्यूशन, दूसरे में कंसनट्रेटेड है बट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है, तीसरे में जब वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से, ठीक है, जो आपके आयंस थे वो इतने ज़्यादा पास थे कि वहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बजाय वहाँ पर रिपल्शन पर आपकी निकलना शुरू हो जाती है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेयर टू योर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं।